आइए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का लक्ष्य है 395 से भी ज्यादा अनुच्छेदों वाले हमारे विशाल भारतीय संविधान को रटने के उस पुराने तनाव भरे तरीके से बाहर निकलना। आज हम एक स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे और इस पूरी जटिल किताब को एक बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ में आने वाले ब्लूप्रिंट में डीकोड करेंगे, बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से। शुरुआत इस कमाल के और हाई एनर्जी थॉट के साथ करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारा मिशन इस पूरी किताब को लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, बल्कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है। हम उन वीआईपी आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस रोडमैप पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। हम स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर घर और उसके सदस्यों की बात करेंगे, उसके बाद अधिकारों और वारंटी कार्ड को समझेंगे, फिर हम सरकार की टू डू लिस्ट, सिस्टम के बॉसेस और आखिर में इमरजेंसी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। इस एजेंडे को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा संविधान सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक नेशन बिल्डिंग की बड़ी ही शानदार कहानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 और भाग 2 की। इससे घर और सदस्य मान लेते हैं। भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से 4, इसे आप एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली वाले घर के निर्माण की तरह देख सकते हैं। और भाग 2 ये बस ये तय करता है कि कानूनी तौर पर कौन कौन से सदस्य इस विशाल घर के अंदर रहने के असली हकदार हैं। अब देखिए, जब घर बन जाता है तो कभी कभी उसमें बदलाव या रेनोवेशन की जरूरत भी पड़ती है, राइट? आर्टिकल 3 के तहत इस घर का रेनोवेशन किया जाता है। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर का सबसे फेवरेट और फंसाने वाला ट्रैप आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या किसी राज्य का नाम या उसकी सीमा बदलने के लिए उस राज्य की सहमति लेना एकदम मैंडेटरी है? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। संसद उस राज्य से उसकी राय जरूर मांगती है, लेकिन उसे मानने के लिए वो जरा भी बाध्य नहीं है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट याद रखने वाला यह है कि संसद ही इस घर की अनडिस्प्यूटेड यानी निर्विवाद मुखिया है। अल्टीमेट डिसीजन पूरी तरह से उसी का होता है। अब नागरिकता पर आते हैं। भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 ये सेट करते हैं कि वैलिड हाउस मेंबर कौन होगा। इसमें आर्टिकल 11 बड़ा अहम है। ये वही पावर है जो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने, उसे देने या छीनने का पूरा अधिकार देती है। अगर CAA जैसे ट्रेंडिंग और करंट टॉपिक्स को समझना है तो उसके पीछे काम करने वाला पूरा फ्रेमवर्क यही आर्टिकल तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन यानी भाग 3 पर। अब जब हमारा घर तैयार है और मेंबर्स भी फाइनल हो गए हैं, तो ये भाग उन मेंबर्स को उनके फंडामेंटल राइट्स देता है। इन अधिकारों को उनकी असली सुपर पावर्स की तरह माना जा सकता है। ये सारे आर्टिकल्स एग्जाम के लिए एकदम हेवी हिटर्स हैं। देखिए, आर्टिकल 14 कानून के सामने सबको बराबर रखता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जो कि एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ा VIP आर्टिकल है। 19 फ्री स्पीच देता है, हालांकि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इस पर कुछ रोक भी लग सकती है। 21 और 21A लाइफ, प्राइवेसी और बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं। 24 कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर बैन लगाता है। लेकिन यहाँ सबसे खास है आर्टिकल 17। ये छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है, और ये एक ऐसा एब्सोल्यूट राइट है जिसका कोई मतलब लिटरली कोई भी अपवाद नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इन सुपर पावर्स को छीनने लगे तो यहीं पर हमारा वारंटी कार्ड यानी आर्टिकल 32 एंट्री लेता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अगर अधिकार छीने जाते हैं तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सच कहें तो इस वारंटी कार्ड के बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। चलिए अब चलते हैं भाग 4 और 4A की तरफ। ये हिस्सा बेसिकली सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस और नागरिकों के लिए उनकी जिम्मेदारियों की एक टू डू लिस्ट तैयार करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट है। मतलब जब भी रिसोर्सेज हों, सरकार को ये काम करने चाहिए। जैसे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। आर्टिकल 44 जो आजकल बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 में 6 साल से छोटे बच्चों की एजुकेशन है। 50 बड़ा लॉजिकल है, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कमरों में रखता है ताकि उनके बीच कोई टकराव ना हो। और 51 इंटरनेशनल पीस बनाए रखने पर फोकस करता है। और देखिए, सिर्फ अधिकार मांगते रहने से तो देश नहीं चलता है ना। 42nd संशोधन से आया आर्टिकल 51A नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को सामने रखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐप को इस्तेमाल करने से पहले हम आई एग्री वाले टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करते हैं। देश का नागरिक होने के नाते राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना या देश की रक्षा करना, ये हमारी बेसिक शर्तें हैं। अब आते हैं भाग 5 और 6 पर, यानी द बॉसेस एंड द सिस्टम। बेसिक्स कवर करने के बाद अब हम असली पावर के डोमेन में एंटर कर रहे हैं।
यहाँ हम देश के सबसे बड़े हैवीवेट्स राष्ट्रपति, राज्यपाल और हमारी संसद के पूरे स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे। संसद के आर्टिकल्स याद रखने की सबसे कमाल की मेमोरी ट्रिक है सरला। स से संसद यानी आर्टिकल 79, र से राज्यसभा यानी 80 और ल से लोकसभा यानी आर्टिकल 81। इस एक छोटे से शब्द से पूरी संसद का स्ट्रक्चर बिना किसी रट्टे के बहुत ही स्मूथली दिमाग में सेट हो जाता है। अब प्रोसीजर्स की बात करें तो एग्जाम में एक और क्लासिक ट्रैप आता है। जब किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में भारी डेडलॉक हो जाए तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति तो इस मीटिंग को बुलाते हैं, लेकिन असल में इसे ऑपरेट कौन करता है? और यही अक्सर गलती होती है। इसे एक बड़ी पार्टी की तरह इमेजिन किया जा सकता है। राष्ट्रपति उस पार्टी के होस्ट हैं जो सबको इनवाइट करते हैं, लेकिन जब सारे मेहमान आ जाते हैं तो माइक का पूरा कंट्रोल और प्रोसीडिंग्स को चलाने की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के हाथ में होती है। इन शक्तियों में एक बड़ा ही मजेदार मैथमेटिकल मैजिक छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी में शॉर्टकट कानून यानी ऑर्डिनेंस लाने की पावर आर्टिकल 123 में है। अब अगर आप बस पहले 2 डिजिट्स की जगह आपस में बदल दें तो ये बन जाएगा 213। और ये 213 क्या है? ये राज्यों में राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर है ना कमाल का शॉर्टकट। पूरे सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए कुछ सख्त नियम भी हैं, जैसे आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति को हटाने यानी महाभियोग का प्रोसेस है। आर्टिकल 72 और 161 क्षमादान की शक्तियां देते हैं, लेकिन याद रहे राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते। फिर आता है आर्टिकल 148 जो CAG का पद बनाता है, हमारे सरकार के चीफ अकाउंटेंट जो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। और बैंक अकाउंट्स, आर्टिकल 266 देश का मेन अकाउंट है, संचित निधि, जिससे पैसा निकालने के लिए संसद की परमिशन चाहिए। और 267 एक कंटिंजेंसी फंड है जो किसी प्राकृतिक आपदा के वक्त इस्तेमाल होने वाला इमरजेंसी पिगी बैंक है। अब हम आते हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, भाग 18 और 20। यहाँ हम उन क्रिटिकल सिस्टम्स को देखेंगे जो देश के सबसे बड़े संकटों को हैंडल करते हैं, हमारे टफेस्ट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं और इस पूरे संविधान को टाइम के साथ मॉडर्न बनाए रखते हैं। इसमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्टिकल 280 वित्त आयोग बनाता है जो टैक्स बांटने का फॉर्मूला तय करता है। फिर है 300A जिसने राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट वाला VIP स्टेटस छीनकर उसे सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया। इसके बाद आता है आर्टिकल 315 जो UPSC को सेटअप करता है। बिल्कुल ये वही संस्था है जो इन सारे आर्टिकल्स को याद रखने का चैलेंज देती है। और 324 वो चुनाव आयोग है जो देश में निष्पक्ष और फेयर वोटिंग की गारंटी देता है। अब क्योंकि कोई भी देश हमेशा एकदम शांति से नहीं चलता, इसलिए संविधान में 3 बहुत ही पावरफुल इमरजेंसी ब्रेक्स दिए गए हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है जो युद्ध या बाहरी हमले के वक्त लगती है। 356 प्रेसिडेंट रूल है जो किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल होने पर लगता है। और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छी बात यह है कि हमारी हिस्ट्री में आज तक देश का वॉलेट इतना खाली कभी नहीं हुआ कि इस आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करना पड़े। इन सारी चीजों को आज के जमाने के हिसाब से रेलेवेंट बनाए रखने के लिए आता है आर्टिकल 368। अगर इसे टेक की भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान का सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये अमेंडमेंट प्रोसेस इस बात की श्योरिटी देता है कि 1950 में बना ये फ्रेमवर्क कोई पुरानी धूल खाते हुए किताब बनकर न रह जाए, बल्कि ये एक लिविंग ब्रीदिंग ब्लूप्रिंट हो जो देश की जरूरतों के साथ खुद को लगातार अपडेट कर सके। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने सॉफ्टवेयर अपडेट यानी आर्टिकल 368 के बारे में बात की, तो सवाल ये है कि क्या इस 368 का इस्तेमाल कभी इस हद तक किया जा सकता है कि पूरे डेमोक्रेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर दिया जाए? क्या एक किताब के नियमों का इस्तेमाल करके उसी किताब की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही।